हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सॉल्यूशन मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम डेल्टा SOLH0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आयनिक कंपाउंड के डिसोल्यूशन को हम डिटेल में समझते हैं। तो कोई भी आयनिक लैटिस होती है तो उसमें कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हमें आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना है तो पहले इन आयंस को अलग अलग करना पड़ेगा। इन आयंस को अलग करने के लिए हम जानते हैं हमें लैटिस एंथैल्पी सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर इन आयंस को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके हाइड्रेट कर देंगे, जिससे यह सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा। इस प्रोसेस में हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। तो हम यह देख सकते हैं कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में हो रहा है। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों स्टेप्स के एंथैल्पीज़ के सम के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड की डिसोल्यूशन एंथैल्पी, आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी और उसमें प्रेजेंट कैटायन के हाइड्रेशन एंथैल्पी और अनायन के हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम के इक्वल होगी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से हम यह बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। यदि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आती है तो वह सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आने का मतलब है कि कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी और उसमें प्रेजेंट आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम नेगेटिव होना चाहिए। हम जानते हैं कि डिसोल्यूशन के दौरान आयनिक लैटिस ब्रेक होता है, तो लैटिस एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव होगा। वहीं आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होगा। तो किसी भी सब्सटेंस को कम्प्लीटली डिसॉल्व होने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए। हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर सॉल्युबिलिटी में ट्रेंड भी बता सकते हैं। यदि आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी बढ़ती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। वहीं आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ने से कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक आयनिक कंपाउंड AB2 दे रखा है जिसकी लैटिस एंथैल्पी 1600 किलोजूल पर मोल है। A2 प्लस आयन और B माइनस आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पीज -800 एंड -500 किलोजूल पर मोल दे रखी है। हमें बताना है कि यह सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके बताइए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस तभी डिसॉल्व करेगा जब उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगी। तो AB2 की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी ऑफ AB2 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ A2 प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ B माइनस आयन। यहाँ पर ट्वाइस इसलिए किए हैं क्योंकि 1 मोल आयनिक कंपाउंड से हमें 2 मोल B माइनस आयंस मिलेंगे। इन वैल्यूज़ को पुट करें तो हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन -200 किलोजूल पर मोल आ जाता है, जो कि नेगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं AB2 वाटर में सॉल्युबल होगा। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में। तो किसी भी सॉल्यूशन में स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करके डाइल्यूट करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं।
एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हमने कितना सॉल्वेंट ऐड किया है उस पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन सब्सटेंस के ओरिजिनल कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि ओरिजिनल कंसंट्रेशन से हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता चलता है। जनरली एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। चलिए एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को HCl की मदद से समझते हैं। यदि हम HCl को 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन -69.01 किलोजूल पर मोल आती है। वहीं अगर हम इसे 25 टाइम्स डाइल्यूट करें तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन -72.03 किलोजूल पर मोल आ जाती है। अगर हम HCl को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन -74.85 किलोजूल पर मोल आ जाती है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में मैक्सिमम आती है।